अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब आज की वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बेसिकली बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? शो करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ़ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है CH4 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें सिर्फ क्या बताएगा? नंबर ऑफ़ एटम, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और कौन से एटम प्रेजेंट हैं। जैसे कि CH4 क्या होगा? मीथेन। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या बता रहा है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ़ एटम्स, एटम की तादाद किसी भी मॉलिक्यूल में। जो एग्जांपल बुक में गिवन है वो है ब्यूटेन की। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10। इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि एटम कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके अलावा उनके नंबर्स क्या हैं? 4 एटम कार्बन के हैं, 10 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो वो फार्मूला जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की तादाद बताए, एटम का नंबर बताए, वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला इट मीन्स कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बताएगा? अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स किस तरह अरेंज हैं। तो जो एटम की अरेंजमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो हमें बताएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। हमने क्या किया? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। C4 1 2 3 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन लगे हुए 10। अब देखो यहाँ पर ये हमें इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो कार्बन एटम्स हैं ये किस तरह से अरेंज हैं, एक स्ट्रेट चेन में। क्लासिफिकेशन पढ़ाने का पहले मकसद यही था कि जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये बातें समझ में आएँ। कार्बन किस तरह से अरेंज हैं? स्ट्रेट चेन में। ये हमें क्या बता रहा है? अरेंजमेंट। अच्छा, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, इसका फॉर्मूला भी सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, क्योंकि ये ब्यूटेन है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर एक कार्बन की ब्रांच लगी है सेकंड कार्बन पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हों, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट जब हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट हो। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब है कि वो सेम कंपाउंड्स नहीं हैं। इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, फ्रक्टोज का भी यही है, बट ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से 2 डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो इस फॉर्मूले में देखो, सेकेंड वाले में हमें स्ट्रक्चर बता रहा है कि 3 जो एटम हैं वो स्ट्रेट हैं और सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है। तो वो फॉर्मूला जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के अरेंजमेंट बताएगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेमिंग करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है, इट मीन्स ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ब्यूटेन। सिंगल स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन। ये सारी बातें हमने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में डिस्कस की हैं। इसकी नेमिंग अगर हम करें 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स, ब्यूटेन, ब्रांच है आइसोब्यूटेन, सिंगल ब्रांच है आइसोब्यूटेन।
तो इस तरह से देख सकते हो कि नाम भी डिफरेंट हो रहा है और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी जब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। थर्ड हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट इज रिटन। इसमें हम क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है? देखो, एक सिंगल कार्बन एटम, सही है, ये क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रक्चरल यूनिट। इट मीन्स एक कार्बन एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन लिंक हैं वो एक पूरा क्या बना लेगा? स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये एक कार्बन है, इसके साथ जो भी एटम अटैच हैं ये सब मिलके क्या बना लेंगे? एक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से ये क्या है? एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट और ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से इस कंपाउंड में ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसमें हम क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। जो बॉन्डिंग है ना कार्बन कार्बन में, हम इसको हटा देते हैं। इस फॉर्मूले में देखो, कहीं बॉन्डिंग दिख रही है कार्बन कार्बन में? नहीं। इसमें हमने क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को ओमिट करना है, हटा देना है, और जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे लिख देना है। तो देखो CH3, सेकेंड स्ट्रक्चरल यूनिट CH2, देन CH2 और CH3। ये किसका है? कंडेंस फार्मूला एन ब्यूटेन का। यहाँ पर देखो CH3, 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 CH, CH3, जो ब्रांच है हमने उसे ब्रैकेट में डाला ताकि वो पता चले कि ये कोई ब्रांच लगी हुई है, और फिर लास्ट में CH3। तो ये कंडेंस फार्मूला किसका है? आइसोब्यूटेन। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड को हटा देते हैं और जो एक सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट है इसे हम लिखते हैं। लास्ट क्या है? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हमने क्या करना होता है? अभी तक हम बॉन्डिंग शो कर रहे थे, डॉट एंड क्रॉस में हमने क्या करना है? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उन्हें शो करना है। यहाँ पर जो डॉट और क्रॉस से शो हुए हुए हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वही बॉन्ड है जो हम यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन से बना रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उन्हें शो किया है। तो जो ग्रीन कलर से हैं वो सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये 4 इस कार्बन के और ये 4 इस कार्बन के, और ये ब्लू कलर से जो शो हुए हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? 1 2 3, 3 कार्बन हैं, इट मीन्स प्रोपेन। इस फॉर्मूले को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इस तरह का डॉट एंड क्रॉस मॉडल हम जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बनाते हैं। इसके अलावा जब अभी हमने लुईस थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें भी हमने इस तरह का डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाया था। अच्छा, एक और पॉइंट है जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुक में, वहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि ये सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है बट इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन भी हो, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना काफ़ी नहीं हो उस मॉलिक्यूल में, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और हाइड्रोजन है? कार्बन और हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड है? नहीं। इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। तो जब ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं है तो हम इसकी स्टडी क्या ऑर्गेनिक में करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि इसकी स्टडी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो इसकी भी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। कार्बोनेट्स, CO3 कार्बोनेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? C और 3 ऑक्सीजन के एटम्स। क्या इसमें कहीं पर हाइड्रोजन है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है? नहीं है। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसकी भी स्टडी इनऑर्गेनिक में होगी। अब देखो बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किस तरह का बनेगा? HCO3। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट स्टिल ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक है, कार्बन से लिंक नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कोई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद साइनाइड CN में भी कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा कार्बाइड्स, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है। तो ये वो तमाम कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते, और इनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इनको हम इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं। इसीलिए अगर तुम लोगों ने देखा हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर कहीं पर ये लिखी हो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन ज़रूर मेंशन होती है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड। क्लास 9 की बुक में इस तरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, बट मैट्रिक की बुक में इन्होंने हाइड्रोकार्बन का वर्ड यूज़ किया है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो डेफिनेशन जब भी लिखो देख कर लिखना कि अगर हाइड्रोकार्बन का वर्ड है तो एक्सेप्शन मेंशन नहीं करना, लेकिन अगर सिर्फ कार्बन कंपाउंड लिख रहे हो डेफिनेशन में तो एक्सेप्शन मेंशन करना ज़रूरी है।